Hello. So the topic is regulation of kidney functions. Kidney के functions का regulation होता कैसे कैसे है, ठीक है ना? So the functioning of kidney is effectively monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving important है hypothalamus, juxtaglomerular apparatus JGA and to a certain extent the heart. ठीक है ना? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा हर्ट भी होता है। रास मैकेनिज्म सुनिए, उसमें थोड़ा रोल होता है इसका। हाइपोथैलेमस तो होता ही होता है, NJGA भी होते हैं, ठीक है ना। बढ़ो नेक्स्ट पैरा की तरफ। ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। जैसे ब्लड वॉल्यूम चेंज होती है, ऑस्मोलैरिटी की बात चल रही है यहाँ पर, वैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर तुम्हारे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। चाहे तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम में चेंज हो, बॉडी फ्लूड वॉल्यूम में चेंज हो, आयनिक कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज हो। प्लीज मार्क दिस पॉइंट इन एनसीईआरटी। ब्लड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, बॉडी फ्लूड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और आयोनिक कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस में आ जाएगा, जो एक नहीं होगा वो पहचानना होगा। तो बॉडी ब्लड वॉल्यूम है, बॉडी वॉल्यूम है, आयनिक कंसंट्रेशन बिल्कुल है। An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors. मानो बहुत ज़्यादा फ्लूड, बहुत ज़्यादा पानी एक्सक्रीट आउट हो गया इन फॉर्म ऑफ यूरिन, तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को, कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन जिसको भी बोलते हैं वो रिलीज करें। अब इसका रोल शायद किसी ने केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रखा हो तो पता हो। एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स के नाम से ही समझो, एंटी बोले तो अपोजिट, डायूरेटिक का मतलब पानी का सिक्रेशन इन योर यूरिन, वो कम करता है तुम्हारा एडीएच। एडीएच वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसे तो ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होते हैं, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होते हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन का कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है, सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स होते हैं। एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल, जो टिब्यूल्स के बाद वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ से ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एज इट्स नेम सजेस्ट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है तो एंटी डायूरेसिस ही करेगा ना, ठीक है। देयर बाय प्रिवेंटिंग, एंटी डायूरेसिस ही करता है और क्या प्रिवेंट करता है, डायूरेसिस प्रिवेंट करता है। यानी कि डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूड वॉल्यूम। अब देखो ये कब का है, जब बॉडी फ्लूड वॉल्यूम तुम्हारी कम हो। ये तो तब वाला केस हो गया। किसी केस में मान लो तुम्हारा बॉडी फ्लूड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो फिर तो कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज। उससे क्या होगा, तुम्हारे ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाएंगे और एडीएच के रिलीज सप्रेस होगा टू कंप्लीट द फीडबैक, ताकि पानी का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाए। ADH can also affect the kidney functions by its constrictory effect on blood vessels. ADH क्या करता है, ब्लड वेसल्स पे भी कुछ इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है, इफ एनीवन नो प्लीज सोचो, क्या इफेक्ट करता है। कुछ ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, डाइल्यूशन कुछ ऐसा करता है, लेकिन इफेक्ट करता है, सोचो। अच्छा, दिस इज योर होमवर्क कि ADH क्या करता है, ऑल्सो अफेक्ट किडनी फंक्शनिंग बाय इट constrictory effect on blood vessels. This cause an increase in blood pressure. इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। वो करता क्या है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल्स को, जिससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर, वैसे ही तुम्हारा देखो ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो उससे तुम्हारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि तुम्हारा GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो चुका है, तो GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। अरे जैसे जैसे ADH, मानो तुम्हारी बॉडी में ADH सप्रेस है इस टाइम पे, वो किडनी को अफेक्ट करता है। किडनी की फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड तेज़ी से आएगा ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा से होगी और यहाँ पर तुम्हारा GFR भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो कि JGA प्लेज अ कॉम्प्लेक्स, अच्छा अभी जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस तो पढ़ के आए हैं, तो उसमें ही JGA प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल हेयर। अ फॉल इन GBF या GBP ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या GFR भी जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये जब कम हो जाता है तुम्हारा GFR क्या होगा, जब डिक्रीज कर जाएगा तो JG सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या रिलीज़ करेंगे, रेनिन रिलीज़ करेंगे। NCERT में जब कोचिंग्स में बढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में बताते हैं इस मैकेनिज्म को। अभी NCERT देखो कि जैसे ही तुम्हारा GFR क्या होगा, फॉल बोले तो डिक्रीज होगा, JG सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, वो रेनिन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो नहीं वो रिलीज करेंगे रेनिन को, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है लिवर के अंदर, किसके अंदर होता है, लिवर के अंदर, चाहो तो लिख सकते हो NCERT में। वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है ना। ये पार्शियली ये भी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं है, ये पार्शियली एक्टिव प्रोटीन है, ठीक है ना। एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2, उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में। तो ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारा GFR कम होगा JG सेल्स पर इफेक्ट जाएगा, रेनिन सेल को रिलीज करेंगे, रेनिन जो एंजियोटेंसिनोजन लिवर में प्रेजेंट है, ब्लड में भी कहाँ, लिवर के अंदर, उसको कन्वर्ट कर, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। ये पार्शियली एक्टिव है, फिर से कन्वर्ट कर देंगे किस में, ये लंग्स में ही होता है, ये सब मैकेनिज्म लंग्स में होगा, फिर से लंग्स में प्रेजेंट होता है तुम्हारा एक एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। NCERT में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। इसकी मदद से तुम्हारा एंजियोटेंसिन 1 फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में। ये तुम्हारा आगे के फर्दर रोल करेगा। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये पूरा कंप्लीटली एक्टिव है तुम्हारा। तो एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ये कब कब केस में हो रही है, GFR जब डिक्रीज हो रहा है, तो अपन का मेन रोल क्या होगा, GFR को इंक्रीज कराना। तो जैसे ही वेसो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट में आएगा, जैसे ही ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे, वैसे ही GFR या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, वैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन 2 के और भी रोल्स होते हैं। अच्छा ये तो हो गया GFR इंक्रीज कर दिया अपन ने, अपन का मेन काम था, क्योंकि यहाँ पर अपन ने देखा कि वो लो हो रहा है GFR, तो JG सेल्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने रेनिन को रिलीज करा, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, और एंजियोटेंसिन ने क्या करा, वेजो कंस्ट्रिक्टर कराया, और तुम्हारा GFR इंक्रीज हो गया। सबसे पहले GBP इंक्रीज हुआ, फिर GFR इंक्रीज हो गया। ये तो हो गया काम, लेकिन और भी काम करता है एंजियोटेंसिन 2। क्या, एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है वो किससे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। उससे क्या होता है, एल्डोस्टेरोन कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द DCT डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल, वहाँ से सोडियम और पानी का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज एल्डोस्टेरोन क्या करेगा तुम्हारा, यहाँ से Na पॉजिटिव और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा देगा, जिससे तुम्हारा फर्दर क्या इंक्रीज हो जाएगा, GFR। कैसे इंक्रीज होगा GFR, क्योंकि भैया देखो पानी जा रहा है ब्लड के अंदर तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो BP इंक्रीज होगा, BP इंक्रीज होगा तो तुम्हारा GFR इंक्रीज हो जाएगा, आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। यही तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन था जो हमने DCT में बात करा था। आओ देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एल्डोस्टेरोन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, इसी को कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोला गया था। दिस ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म के नाम से इसको जानते हैं। रास कब बोलेंगे? रास में देखो, रास RAAS, इसमें तुम्हारा रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास इसके लिए यूज करते हैं। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एज इंक्रीज, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा एट्रिया में टू द एट्री ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF। अब क्या हो गया? देखो GFR बहुत बढ़ चुका है। अब GFR इंक्रीज हो गया, बोले तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, बोले तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब कुछ करो कि ये नॉर्मल हो सके, तो उसके लिए ANF काम पे आएगा। ठीक है ना? तो ANF में एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, देखो ANF में एट्रियल तो हो गया तुम्हारा, एट्रिया के लिए यूज हुआ है, एट्री ऑफ हार्ट पे। नेट्रियूरेटिक, नेट्रियूरेटिक वर्ड आया, पहले सोडियम को बोलते थे नेट्रियम। क्या बोलते थे? नेट्रियम। तो वहां से ये वर्ड आया है नेट्रियूरेटिक। नेट्री पहले सोडियम को बोलते थे नेट्रियम। वर्ड पे फोकस करो, सोडियम को नेट्रियम बोलते थे, वहीं से ये वर्ड आया है नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF। ठीक है ना? ये रास मैकेनिज्म का, जो रास मैकेनिज्म थी ना, उसका एंटागोनिस्टिक है। रास मैकेनिज्म का ये एंटागोनिस्टिक, बोले तो अपोजिट है। ये कब काम करेगा? जब ब्लड फ्लो क्या होगा? इंक्रीज, बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तब ANF तुम्हारा एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होंगे और ANF वेजो डायलेशन कराएंगे, यानी कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन, जिससे तुम्हारा ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा, जिससे तुम्हारा थोड़ा BP ब्लड प्रेशर कम होगा, देयर बाय डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये PYQ है कि एक चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पर कौन करता है? ANF। ANF मैकेनिज्म जो है तुम्हारी, वो रास मैकेनिज्म पर चेक करता है। रास मैकेनिज्म और ANF मैकेनिज्म ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो तुम्हारा पूरा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस कंप्लीट। एक छोटा सा टॉपिक है मैच्योरेशन, इसको भी कवर कर ले रहे हैं। ठीक है ना? मैच्योरेशन का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरिड बाय यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो नेफ्रॉन से बना है, यूरेटर से होता हुआ वो कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के पास, जहाँ पर वो स्टोर्ड, हम उसको स्टोर कर सकते हैं जब तक वॉलेंट्री सिग्नल ना आए, जब तक वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जैसे यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा, वैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और वो सिग्नल सीधा हमारा CNS पे जाएगा कि अब भैया यूरिनेशन का टाइम आ गया है, खोल दो अपना वॉलेंट्री सिग्नल। तो क्या हो गया ये? जब तक CNS में सिग्नल नहीं जाएगा तब तक ओपन नहीं होगा। सो दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थी, तो वो जैसे ही स्ट्रेच करेंगी, अपन के CNS पर, दिमाग पर सिग्नल जाएगा कि भैया यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर चुका है, निकालने का टाइम आ गया है। In response, the stretch receptor on the wall of the bladder send signal to CNS. इसके जो तुम्हारे स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, वो तुमको किसको सिग्नल देंगे? CNS को। CNS passes on motor messages to initiate the concentration of smooth muscles of the bladder. ठीक है ना? तो किसको सिग्नल दिया गया है? स्मूथ मसल्स को, ब्लैडर की, कि वो क्या करें? कंसंट्रेट हो जाएं। एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंस्टर। जो यूरेथ्रल स्पिंस्टर है वो वॉलेंट्री वाला, क्योंकि इनवॉलेंट्री वाला तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉलेंट्री वाला जो है वो खुल जाए और रिलीज ऑफ यूरिन हो जाए। ठीक है ना? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन किसको बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को मिक्चुरेशन बोलते हैं। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या बोलते हैं? कि स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल CNS पे जाना, CNS से यूरिनरी ब्लैडर पे आना, स्मूथ मसल्स पे, और क्या करना? रिलैक्सेशन, उनका कॉन्ट्रैक्शन कराना। देखो कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान देना वर्ड पे, कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है? स्मूथ मसल्स का। रिलैक्सेशन किसका हो रहा है? यूरेथ्रल स्पिंस्टर का। एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। ये इसको क्या और बोलूँ मैं?
1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। या फिर इसमें ये कितना था, कंसनट्रेटेड फॉर्म थी ये बिल्कुल। कितना फिल्ट्रेट बना था अगर किसी को याद हो स्टार्टिंग में, 180 लीटर पर डे। इतना बना था, कितना रह गया, इतना। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन होना, ये सब इसीलिए किडनी का रोल हमारी बॉडी में है, ठीक है ना। द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर्ड, वो लाइट येलो कलर का होता है। वाटरी फ्लूड होता है विच इज स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा एसिडिक होता है। पीएच होता है उसका 6। और एक ऑर्डर, एक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीट आउट पर डे। एक दिन में कितना यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यूरिन के अंदर कितना यूरिया होगा, 25 से 30 ग्राम, ठीक है। ये PYQ है। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अब देखो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। तुमने पानी ज़्यादा पिया है तो तुम्हारा येलो कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। तुम पानी नहीं पी रहे हो पानी, तो तुम्हारा यूरिन का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है ना। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। कराते नहीं है, यूरिन टेस्ट कराओ। तो यूरिन टेस्ट से अपन काफ़ी ज़्यादा अपन की बॉडी के बारे में कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज, कीटोन्यूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। देखो डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, दो तरह की होती हैं ये। तो डायबिटीज़ मेलाइटस तुम्हारा होता है इंसुलिन की कमी की वजह से, और डायबिटीज़ जो इंसिपिडस होता है वो तुम्हारा जब होता है जब तुम्हारा ADH का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो यूरिन में क्या होता है, वाटर ज़्यादा सीक्रेट होता है, पानी का कंजर्वेशन नहीं होता है, डायूरेसिस होती है। तो देखो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल PYQs हैं ये, कि जब यूरिन में तुमको ग्लूकोज दिखे उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अगर कीटोन बॉडीज दिखे तो कीटोन्यूरिया, उसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, बहुत चीज़ें बताते हैं जब अपन कोचिंग में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी NCERT में जितना है उतना ही लिमिटेड रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या दोबारा से देख लो इस लाइन को, कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर तुमको ग्लूकोज दिख रहा है, कीटोन बॉडीज दिख रही हैं, यानी ये तो तुम्हारा क्या सिग्नल है कि तुमको डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस ये असली वाली डायबिटीज़ होती है। इसमें ये किसकी वजह से होती है, इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। अगर तुम थोड़ा चाहते हो तो सुन लो, होता क्या है कि जैसे ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है ना, वैसे ही ग्लूकोज का अपटेक, सेल जो है वो ग्लूकोज अपटेक कम हो जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है। और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना ही, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा तो वो यूरिन में भी आएगा, इसीलिए ग्लाइकोसूरिया बोल दिया, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज मतलब यूरिन में तुम्हारा ग्लूकोज आने लगा, तो तुम्हारा क्या हो गया, ग्लाइकोसूरिया हो गया। अब यूरिन में जैसे तुम्हारा यूरिन में ग्लूकोज आ गया, यूरिन में क्या हो गया, तुम्हारा ग्लूकोज आने लगा, इसको बोल दिया ग्लाइकोसूरिया। तुम्हारी यूरिन की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। यूरिन की वॉल्यूम को इंक्रीज होने को बोलते हैं पॉलीयूरिया। नहीं लिखना बिल्कुल भी, ये आउट ऑफ NCERT है, जस्ट फॉर अ बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब यूरिन में तुम्हारा ग्लूकोज के साथ क्योंकि पानी सीक्रेट होगा, इसीलिए तुम्हारी यूरिन की वॉल्यूम इंक्रीज होती है। जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है ना, वो ज़्यादा अमाउंट में यूरिन सीक्रेट आउट करते हैं एक टाइम पर, क्योंकि बॉडी से क्या सीक्रेट हो रहा होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ क्या भी आएगा, पानी। पानी यूरिन में आ रहा है, यानी कि बॉडी में क्या होगी, पानी की कमी, तो जल्दी जल्दी प्यास लगती है। जल्दी जल्दी प्यास लगने को क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया था, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया था, तभी तो यूरिन में आया, तो सेल्स के पास ग्लूकोज कम गया। सेल्स के पास ग्लूकोज कम जाता है ना, तो सेल्स क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन चालू कर देते हैं। फैट का ब्रेक डाउन, क्योंकि उनके पास ग्लूकोज वैसे ही कम जा रहा है, तो जब उनके पास कार्ब नहीं जा रहे हैं तो फैट को ब्रेक डाउन करेंगे। तो सेल्स क्या करते हैं, फैट का ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देंगे। फैट के ब्रेक डाउन से क्या बनाते हैं वो, कीटोन बॉडीज़, और यही कीटोन बॉडीज़ फिर ब्लड में आती हैं और ब्लड से यूरिन में आती हैं, इसी को बोलते हैं कीटोन्यूरिया।
ठीक है ना। तो ये अपन के सारे हो गए, मैकेनिज्म सब हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोल्स ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग।